छोटे शहर का लड़का सहरसा से आया हुआ और उसके बाद अपने फिल्म मेकिंग जर्नी की शुरुआत की। मैं एक 5,000 के कमरे में रहता था। मैं यूट्यूब पे देखा कि किसी वीडियो को कैसे बनाते हैं। मेरे को कुछ भी पता नहीं था। कैमरा में शटर स्पीड क्या होती है, अपर्चर क्या होता है, लेंस कौन सा होना चाहिए, स्टेबलाइजेशन के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, गिम्बल यूज़ करते हैं, स्टेडी कैम यूज़ करते हैं। शूटिंग कंप्लीट करने के बाद आपके दिमाग में क्या चलता है? बहुत मेरे को फैसिनेटिंग लगता था कि ये कैसे करते हैं इसको। ऐसे कोई बंदा पैसा दे रहा है तो आपको उस काम को सीरियसली करना होगा। रास्ते में अपने वो यूट्यूब पे सारा कुछ देखा और उसको फिर वहाँ पे एग्जीक्यूट किया मैंने। हाँ, थोड़ा बहुत इशू होता था, मैं डायरेक्ट रेंटल पे कॉल करके उससे फिक्स करवाता था। कमर्शियल बेस पे काम किया था या फिर कुछ कोलैबोरेशन था या फिर आपने कुछ योगदान दिया भोजपुरी भाषा के लिए? जब मैं इंडस्ट्री में आया था मेरे को भोजपुरी से इतना लगाव नहीं था। कंटेंट क्वालिटी है मेरे को पसंद नहीं आता था। भोजपुरी भाषा में भी आपके कई सारे गाने वायरल हैं। उगा है दीनानाथ, मैंने उसमें अपना दिल दिया हुआ उस गाने में। हे सूरज देव उगते किरनिया के दर्शन करा दानु हो। अगर आप बिहार से नहीं भी हैं तब भी एक बार आपको चेकआउट करना चाहिए। वो बहुत प्यारा गाना है और यही कारण है कि वो गाने वायरल हुए, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था कि भोजपुरी में भी ऐसे गाने बन सकते हैं। सिंगर बेस्ड गाने, हम सिंगर को बुलाते थे, उनको मौका देते थे। ऐसे सिंगर्स जिनको कोई मौका नहीं दे रहा, लोग आके हमारे सेट को कॉपी कर रहे हैं, हमारे ट्रैक को कॉपी कर रहे हैं। हमने बहुत कंपनियों के साथ काम छोड़ा है। पैसे कमाने के लिए हम आए ही नहीं थे। बेहतरीन म्यूजिक वीडियो की पहचान क्या है? म्यूजिक वीडियो को जो चीज बेहतरीन बनाती है वो है डायरेक्टर का सोच। पर आपका फेवरेट कैमरा कौन सा है? FX3 पे उस डायरेक्टर ने एक 10,000 करोड़ की मूवी बनाई। लाइटिंग किसी सीन के इमोशन को कैसे प्रभावित करता है? बहुत बढ़िया एग्जांपल है, अभी मूवी आई है ऑब्सेशन। मैं यहाँ तारीफ करना चाहूँगा कैरेक्टर्स की भी, मतलब जो एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं। जो भी अगर इस फील्ड में है ना, फिल्म मेकिंग हो, डायरेक्टर हो, एडिटर हो, कोई भी हो, तो इस फिल्म को जाके एक बार जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि असली में मूवी होती क्या है। कितने कम बजट में, कितने कम कैरेक्टर्स में, कम संसाधन में इतनी अच्छी मूवी कैसे बना सकते हैं। लव एंगल मेरे लाइफ का इतना ग्लोरीफाइड नहीं है कि बैठे बैठे बातें करते राज की, आशिकी में तंग मेरा हाथ क्योंकि धोखा देता जो है मेरे साथ में। गाने में ही बताया था कि आशिकी में मेरा हाथ थोड़ा तंग है। चैलेंजिंग जो प्रोजेक्ट रहा है वो कौन सा रहा और किनके साथ? हम जब शूट करने लग गए तो हमारे हाथ फ्रीज हो गए, तो हम शूट नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे जब कंटेंट का कंट्रोल हमसे छूटने लगा, और हमें आज भी इस चीज़ का मलाल नहीं है कि उस पर व्यूज ज़्यादा नहीं आए। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मुंबई में काम करने का? उसको सपनों का शहर ऐसे नहीं बोलते हैं। बॉम्बे सपनों का शहर ही है। वहाँ हर बंदे की आंखों में ना आपको एक ड्रीम दिखेगा, एक जज्बा दिखेगा। नीतीश भैया का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा मैं। वो रहमान सर के सीनियर साउंड इंजीनियर है। नीतीश भैया का कॉल आता है कि मेरे को तुम्हारे साथ काम करना है, काम अच्छा लगा है। तो फिर मैं लुमिट्रॉन प्रोग्रामिंग करने लग गया। आने वाले समय में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और आपका ड्रीम या गोल क्या है? जैसे आज मैं ऑब्सेशन के लिए बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में मैं कुछ ऐसा करूँ कि लोग उस मूवी के लिए भी ऐसा बोले जैसा मैं आज ऑब्सेशन के लिए बोल रहा हूँ। एक अच्छा डायरेक्टर, एक अच्छा सिनेमेटोग्राफर होता है, एक अच्छा एडिटर होता है, एक अच्छा साउंड डिजाइनर होता है, एक अच्छा VFX आर्टिस्ट होता है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा अपने इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के संजय लीला भंसाली का। अगर आप सीन देख रहे हैं तो आपको ना बहुत एक्यूरेसी दिखेगी उसमें। अपने मूवीज को खुद ही एडिट करवाते हैं बैठ के। AI लोगों का जॉब खा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं नहीं मानता इस चीज को। तेरा प्रोजेक्ट पवन सिंह के संग क्यों नहीं आया? इनके साथ काम करके इतना फायदा है नहीं। जैसे कि बहुत सारे अश्लील गाने हैं पवन सिंह के, बट तो इसमें अश्लीलता बिल्कुल भी नहीं थी, तभी मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ भी बोला। आप सभी का स्वागत है पॉडकास्ट जंक्शन के एक नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छे फिल्म मेकर, इनका नाम है सागर जैक। तो सागर भाई, आप कैसे हो? नमस्ते नमस्ते, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। और ये मेरे लाइफ का फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो होप कि सब अच्छा हो। तो सागर जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे आप कहाँ से हैं और आपके फिल्म मेकिंग की शुरुआत कैसे हुई? मैं बेसिकली हूँ बिहार से, और फिल्म मेकिंग की जर्नी मेरी 2017 में स्टार्ट हुई थी, जब मैं 2016 में दिल्ली यूनिवर्सिटी आया था।
तो उसके 1 साल बाद मैंने थोड़ा, मेरे को इंटरेस्ट लगा कि मेरे को ये भी करना चाहिए, मेरे को नई नई चीज़ें एक्सप्लोर किया मैंने, तो मेरे को लगा कि मैं ये अच्छा कर सकता हूँ। थोड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा था, मज़ा भी आ रहा था काम करने में। तो उस टाइम 2017 में मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी अपनी फिल्म मेकिंग की। तो सागर जी, आपके फिल्म मेकिंग की शुरुआत कैसे हुई और आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि इस फील्ड में आना चाहिए और काम करना चाहिए? मैं फिल्मों का बहुत शौकीन आदमी हूँ। मतलब मेरे को फिल्म देखना बहुत पसंद है। मतलब खासकर हॉलीवुड मूवीज़ मैं देखता था बचपन से ही। स्कूल में सैटरडे को और संडे को ना मेस में एक मूवी चलती थी कोई ना कोई, और उसको सेलेक्ट करना होता था ये कौन सी मूवी चलेगी, तो हम हमेशा हॉलीवुड ही सेलेक्ट करते थे। और मेरे को उस टाइम से ये इंटरेस्ट था कि ये मतलब बहुत मेरे को फैसिनेटिंग लगता था कि ये कैसे करते हैं, इसको ऐसे जादू की तरह लगता था। तब से ही मेरा था कि मेरे को करना है, ये आगे चल के मेरे को करना है। और इस चीज़ से मेरे को इंस्पिरेशन मिली कि मेरे को भी फिल्म मेकिंग में जाना चाहिए। और क्या घर से क्या सपोर्ट रहा? जब मैं 2016 में दिल्ली यूनिवर्सिटी आया था, तब घर पे पता नहीं था किसी को भी कि मैं इस फील्ड में जाने वाला हूँ। तो घर से कोई खास सपोर्ट था नहीं मेरे को, क्योंकि मैंने बताया ही नहीं था। लेकिन मैं फर्स्ट ईयर के लास्ट में सेकंड ईयर से मैंने स्टार्ट कर दिया था इस चीज़ पे काम करना, अपने मतलब ड्रीम के लिए, कि मेरे को अपना पैशन फॉलो करना था, तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो अब बिना बताए मैंने स्टार्ट किया। तो इसमें एक कहानी है कि मेरे को सेमेस्टर्स के पैसे आए हुए थे, और मैंने उसमें थोड़े और पैसे जोड़ के मैंने एक सेकंड हैंड कैमरा खरीदा। और वहाँ से मैंने अपना शूटिंग का काम स्टार्ट किया, शूट करना, फ्रेमिंग करना, ये सब खुद ही अकेले। मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं था, अकेले ही मैं ये सब क्योंकि किसी को बताना नहीं चाहता था मैं कि ये करना चाहता हूँ मैं। बट टाइम के साथ घर पे पता लग गया, तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं किया, मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, हर एक चीज़ में सपोर्ट किया। तो ऐसे मतलब मेरे फैमिली इस चीज़ में बहुत सपोर्टिव है। फिल्म मेकिंग के अपने पढ़ाई कहाँ से किया? फिल्म मेकिंग के मैंने कोई ऐसे कोर्स या ऐसे कोई डिप्लोमा नहीं किया है। अच्छा। बट टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंस लेते मैं इम्प्रूव करते करते अपने आप को इस लेवल पे लेके आया हूँ। तो सागर जी, जब आप इस फील्ड में आना चाह रहे थे, इस काम को सीख रहे थे, तो आपका पहला प्रोजेक्ट एज अ डायरेक्टर कैसे और किस तरह मिला? एक्चुअली इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं एक 5,000 के कमरे में रहता था, छोटा सा कमरा था, उसमें 3 बंदे रहते थे हम। और मैं एक्चुअली अकेले शिफ्ट हुआ था, बट साथ में मेरे दोस्त भी 1-2 महीने में मेरे साथ आ गए थे। मेरे को भी कंपनी मिल गई। तो उन दोनों में से ना किसी एक बंदे का ना एक नॉन बंदा मेरे पास आया, वो उनसे मिलने आया था। बट मैं ना उस टाइम पे कुछ एडिटिंग का काम कर रहा था। ऑब्वियसली मेरे पास उस टाइम तक कोई भी पेड प्रोजेक्ट नहीं थे मेरे पास। तो उस बंदे ने मेरे को देखा और बोला कि आप एडिट करते हो? तो मैंने बोला कि हाँ भैया, मैं एडिट वगैरह करता हूँ। तो मुझे ना एक म्यूजिक वीडियो करना है, आप कर पाओगे? और उस टाइम पे मैंने नया सेकंड हैंड कैमरा खरीदा ही था। तो मैंने बोला कि ऑब्वियसली कर दूंगा, मैं ट्राई करूंगा करने का। तो उसने बोला कि ठीक है, हम ना 3 प्रोजेक्ट करते हैं। और वो भाई का नाम मेरे को अभी भी याद है, 2017 की बात है ये, अमन वृद्धि नाम था। बहुत प्यारे बंदे हैं वो, काफ़ी अच्छा गाते हैं वो। तो पहला प्रोजेक्ट उन्होंने मेरे को दिया था। और अब मैं जो इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना वो बताता हूँ। उसमें एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने उनको बोल तो दिया था कि मैं कर लूंगा, बट मेरे को आज तक मैंने, अब कोई बंदा पैसा दे रहा है तो आपको उस काम को सीरियसली करना होगा। और मेरे पास कोई ऐसे प्रोफेशनल नॉलेज थी नहीं इस चीज़ की। और मैंने बोल दिया कि हाँ कर दूंगा। तो अब कट्टू आते हम शूट वाले दिन, तो मेरे को उनको ना अच्छा सा अच्छा प्रोजेक्ट देना था, ताकि मेरे को उस प्रोजेक्ट से और भी अच्छा प्रोजेक्ट मेरे को मिल सके। और ये मेरे लाइफ का पहला प्रोजेक्ट था। तो उन्होंने ना मेरे को 3 प्रोजेक्ट के 2,000 रुपये बताए थे कि एडिट के साथ, शूट के साथ करना है, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ। तो मैं यूट्यूब पे देखा कि किसी वीडियो को कैसे बनाते हैं। मेरे को कुछ भी पता नहीं था। कैमरा में शटर स्पीड क्या होती है, अपर्चर क्या होता है, लेंस कौन सा होना चाहिए, स्टेबलाइजेशन के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, गिम्बल यूज़ करते हैं, स्टेडी कैम यूज़ करते हैं। बहुत सारी मतलब कन्फ्यूज़न था मेरे पास उस टाइम पे। तो मैंने इतना सोचा नहीं, मैंने ऑटो किया। ऑटो करके मैं रेंटल पे चला गया, जहाँ से कैमरा रेंट होता है, लेंसेज रेंट होते हैं। तो रेंटल पे गया और रास्ते में मैं यूट्यूब खोल के बैठ गया कि कैसे कैसे करते हैं। तो मेरे को थोड़ा बेसिक आइडिया लग गया कि किस तरह से क्या करते हैं। तो मैंने वहाँ रेंटल से गिम्बल रेंट किया और लेंसेज रेंट करा, और कैमरा तो था ही मेरे पास। अब ये रेंट करके, अब गिम्बल थोड़ा ना एडवांस इक्विपमेंट होता है फिल्म मेकिंग में।
क्योंकि आप फर्स्ट टाइम लोग ट्राइपॉड यूज करता है, फिर स्टडी कैम यूज करता है, फिर जाके गिम्बल पे हाथ साफ करता है अपना। और मेरे केस में क्या हुआ कि मैं सीधा गिम्बल पे हाथ मारा मैंने। अब मेरे को कुछ भी पता नहीं गिम्बल बैलेंस कैसे होता है, उसको कैलिब्रेट कैसे करते हैं, फिर यूज कैसे करते हैं, उसका जो मूवमेंट है वो कैसे ट्रैक होता है, कुछ भी पता नहीं था। मैं ऑटो में वापस आ रहा था, मैं अब वापस शूट वाले लोकेशन पे जा रहा था जहां हमने डिसाइड किया था यहाँ शूट करेंगे। और उस लोकेशन में पहुंचते पहुंचते मैं साथ में देख भी रहा हूँ कि हाँ ये ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर मैं वहां पहुंचा, मैंने सेट किया गिम्बल और हमने शूट कर दिया। और ऊपर वाले के दया से वो बहुत प्यारा वीडियो बन गया। मेरे को अभी भी वो वीडियो मैं देखता हूँ, मेरे को बिलीव नहीं होता है कि ये मेरा पहला काम है। तो ये स्टोरी है इसके पीछे कि मैंने मतलब YouTube से देख देख के और तुरंत ही मैंने उसको एग्जीक्यूट किया। रास्ते में अपने वो YouTube पे सारा कुछ देखा और उसको फिर वहाँ पे एग्जीक्यूट किया मैंने। हाँ, थोड़ा बहुत इशू होता था, मैं डायरेक्ट रेंटल पे कॉल करके उससे फिक्स करवाता था, है ना। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, मतलब उस टाइम के हिसाब से मेरा पहला काम मैं देखता हूँ तो मेरे को आज भी अपने आप प्राउड फील होता है कि मैंने किया वैसा काम। और मैं भी देख रहा था कि आपके कई सारे प्रोजेक्ट अभी मार्केट में हैं, कई सारे गाने हिट हैं। तो इन सब गानों के पीछे से क्या आपका शुरू से था कि आपको म्यूजिक में काम करना है या फिर फिल्म मेकिंग पे काम करना है? एक्चुअली मेरे को करना फिल्म मेकिंग ही था, बट ये पार्ट ऑफ द जर्नी है। इसमें क्या है कि आप या तो शॉर्ट फिल्म बनाओ, शॉर्ट स्टोरीज बनाओ, है ना। और लेकिन शॉर्ट स्टोरीज में क्या होता है कि आप फाइनेंशियल आपका सपोर्ट इतना ज़्यादा मिल नहीं पाएगा आपको, क्योंकि इसके एक तो क्लाइंट कम होते हैं। बट जो ये म्यूजिक इंडस्ट्री है वो ऐसी है कि बहुत बड़ा मार्केट है इसका। और उस मार्केट में मेरे को ऐसा था कि अगर मैं इसमें करता हूँ तो मेरे को अपना जो स्किल है वो भी इम्प्रूव कर पाऊंगा और मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल जाएगा उसी चीज़ से। तो इसी वजह से मैं म्यूजिक को चूज किया मैंने स्टार्टिंग में अपने स्किल को रिफाइन करने की। जितने भी म्यूजिक वीडियो हो या फिर किसी भी प्रकार के, उसमें सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि क्या रही अब तक? अब तक म्यूजिक वीडियो में अगर व्यूज वाइज देखा जाए तो हमने कई गाने किए हैं जिसके मिलियंस में व्यूज हैं। वो भी अच्छा लगता है सोच के कि क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो जो स्टैंडर्ड है किसी चीज को मापने का वो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा है नहीं। मैं व्यूज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे बहुत सारे गाने हैं जो अच्छा खासा मिलियंस में व्यूज गया है। और क्वालिटी वाइज या आर्टिस्टिक वाइज देखा जाए, आर्टिस्टिकली देखा जाए तो मेरे को मैं MJ5 के साथ काम करता हूँ, उनके साथ मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं। और बहुत अलग अलग आर्टिस्ट भी हैं जिनके साथ मैंने किया है, तो उनका प्रोजेक्ट देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ, जिसमें कुछ थीम होता है और जिसमें जो सिनेमेटोग्राफी होती है उसकी इतनी प्यारी लगती है, लाइटिंग्स इतनी प्यारी लगती है, यही सब चीज़ मिलके एक प्रोजेक्ट को बढ़िया बनाता है। छोटी छोटी डिटेल ऐड करने से ही वो एक बहुत रिफाइन और बहुत आर्टिस्टिक दिखता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक गाना हमने किया था, प्रकृति गिरी एक बहुत प्यारी सिंगर है, उम्दा गाती हैं वो, उनका हमने एक गाना किया था कस्तो होयो मन। अच्छा। वो मेरे को बहुत प्यारा लगता है क्योंकि वो मैंने अकेले हमारे पास उस टाइम पे टाइम नहीं था और हमें इमीडिएट करना था। उस एक दिन के शूट में हमने अकेले सारा कुछ करके जो आउटपुट हमें मिला वो मेरे को आज भी मेरे को सेटिस्फाई करता है कि ये अच्छा काम था। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम है, अब तो इतने सारे म्यूजिक वीडियो हो गए मेरे को कि याद भी नहीं रहता। बट मेरे को एक उस चीज़ का है कि मैंने बहुत कम टाइम में वो रिजल्ट निकाल के दिया, तो मेरे को अभी भी फैसिनेटिंग लगता है ये। अच्छा, आपने जो भी जिक्र किया मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने अभी देखा है आपका कि आपके भोजपुरी भाषा में भी आपके कई सारे गाने वायरल हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे वो सब काम देखकर। तो उसके बारे में कुछ जिक्र कीजिए। बहुत अच्छा याद दिलाया आपने। जब मैं इंडस्ट्री में आया था मेरे को भोजपुरी से इतना लगाव नहीं था, क्योंकि मैं देखता जा रहा था कि उसका जो कंटेंट क्वालिटी है मेरे को पसंद नहीं आता था। बट फिर मैं एक भैया है सुशांत अस्थाना, बहुत उम्दा गाते हैं, उनसे मुलाकात हुई मेरी। जब उनसे मिला, जब उनका मैंने कुछ उनके गाने सुने और मेरे को इतना मतलब प्यारा लगा, इतना मेरे को कनेक्ट किया वो चीज़, तो मैं उनके साथ जुड़ के काम करने का प्रस्ताव दिया उनको मैंने, तो वो मान गए और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने उनके साथ काम किया। तो उनके साथ हमने एक बहुत उम्दा गाना किया था जो मेरे मतलब आप अभी पूछ रहे थे ना कि आपका बेहतरीन काम क्या है, तो वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट वर्क में आता है। उगा है दीनानाथ, छठ का गाना है और किसी भी बिहारी के लिए ये गाना, छठ का गाना इतना करीब होता है, इतना लगाव होता है उसको इस चीज़ से, तो मैंने उसमें अपना दिल दिया हुआ उस गाने में। हमारे पास वहाँ भी टाइम का इशू था, हमारे पास रिसोर्स के थोड़े इशूज थे, बट फिर भी हमने अपने हिसाब से खुद ही सब कुछ करके, सुशांत भैया, मैंने
और 2-3 बंदे थे जो मिलके हमने वो सारा अरेंजमेंट किया था। और वो इतना प्यारा गाना है, आप जरूर उसको सुनिए, आपको बहुत प्यारा लगेगा। अगर आप बिहार से नहीं भी हैं तब भी एक बार आपको चेकआउट करना चाहिए, वो बहुत प्यारा गाना है, म्यूजिक वाइज भी, वीडियो वाइज भी। तो वो मेरे को एक अपने लाइफ का एक उम्दा गाना लगता है। और आपने भोजपुरी का जिक्र किया है तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भोजपुरी में अच्छे गाने बनाने वाले व्यक्तित्व आपको कम दिखेंगे। उन व्यक्तित्व में से एक सुशांत अस्थाना का नाम आपको पता नहीं, आप बिहार से हैं तो आपको शायद पता होगा, काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व है उनका। हमने उनके साथ मिलके जो मैंने प्रपोजल दिया था कि भैया हम साथ में मिलके कुछ अच्छे गाने बनाते हैं, क्योंकि मेरे को बुरा लगता था कि इस टाइम पे इतने असली गाने भोजपुरी में फैल रहे हैं, तो इससे हमारा नाम कहीं ना कहीं खराब होता है ग्लोबल मार्केट में, चाहे इंडियन इंडस्ट्री में ऐसा। तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत तो हम अपने लैंग्वेज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उनके साथ मिलके हमने एक 8x8 के कमरे में सैकड़ों हिट दिए हैं, सैकड़ों भोजपुरी के हिट दिए हैं, जो कि आप सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कि भोजपुरी में ऐसा भी काम हो रहा है। और यही कारण है कि वो गाने वायरल हुए, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था कि भोजपुरी में भी ऐसे गाने बन सकते हैं। सिंगर बेस्ड गाने, हम सिंगर को बुलाते थे, उनको मौका देते थे, ऐसे सिंगर्स जिनको कोई मौका नहीं दे रहा। अच्छा। उनको बुलाते थे, उनका शूट करवाते थे, म्यूजिक करवाते थे, सेम डे म्यूजिक रिकॉर्ड हो रहा है, एक तरफ सेट रेडी हो रहा है, उनको फिर वही 8x8 के कमरे में बैठा के इतना प्यारा मूवमेंट, इतना प्यारा लाइटिंग, इतना प्यारा सॉन्ग का जो ट्रैक जो बनता है, तो लोग को ना पसंद आने लग गया वो। और मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि हमने और सुशांत भैया ने मिलकर ना इस इंडस्ट्री में ना ये चीज नहीं था पहले कि सिंगर बेस्ड गाने, फोक सॉन्ग इतना प्यार से बनाया जा रहा है, इतना मतलब मॉडर्नाइज करके बनाया जा रहा है, फ्यूजन करके बनाया जा रहा है। तो मेरे को अभी भी इस चीज का प्राउड फील होता है कि हमने स्टार्ट किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को उस टाइम पे भोजपुरी इंडस्ट्री का बिल्कुल भी ABCD कुछ भी पता नहीं था। मैं तो उनके साथ अपने लैंग्वेज में कंट्रीब्यूशन देना चाह रहा था, तो उनके साथ में काम कर रहा था। बट मेरे को 1 महीने 2 महीने जब हिट होने लग गए गाने, तो मेरे को पता लगा कि लोग आके हमारे सेट को कॉपी कर रहे हैं, हमारे ट्रैक को कॉपी कर रहे हैं। अच्छा। मतलब मेरे को फिर बाद में पता लगा कि ये मेरे को बुरा लगता था थोड़ा कि लोग थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ रहा है कोई तो कॉपी करके उसको वो करते हैं। बट मेरे को प्राउड इस चीज का हो रहा था कि हम ऐसा काम कर रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री भोजपुरी की उसके पीछे पड़ी हुई है, उसको कॉपी कर रही है। और अच्छा ये लगता था कि फिर भी उस लेवल को अचीव नहीं कर पा रही है हमसे ज्यादा रिसोर्स यूज करके भी। मेरे को एक अभी भी प्राउड फील होता है भोजपुरी में इस तरह से हमने कंट्रीब्यूशन दिया अपना, आगे भी देते रहेंगे। हाँ, जो आपने गाने बताए हैं कि 8x8 के कमरे में आपने शूट किया, मैंने भी उस गाने को देखा है, काफ़ी हिट गाने हैं वहाँ से देखने को मिला है। लेकिन क्या सच में इतना कम जगह है? क्योंकि वीडियो मैंने देखा है तो वीडियो में तो उतना फील नहीं होता है, वो लगता नहीं है। इस बात को मैं कैसे बताऊँ आपको, मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि हमारे साथ जो इंसिडेंट्स हुए उस हिसाब से आप समझेंगे। जब हमने बनाना स्टार्ट किया और हमारे गाने वायरल होने लग गए, तो बड़े बड़े इंडस्ट्री मतलब बड़े बड़े कंपनी के लोग अपने बंदे भेज के सिर्फ ये देखने भेजते थे कि देख के आओ। उनको ये बना के भेजते थे कि तुम बताना कि मैं सेल्स मैनेजर हूँ इस कंपनी का, हमें आपके साथ प्रोजेक्ट करना है और आप दिखाइए आप कहाँ शूट करते हैं, हमें भी यहाँ शूट करना है। इस बहाने से वो आते थे हमारे स्टूडियो पे, टेक्नीशियंस आते थे। हाँ, टेक्नीशियन। और हमें बाद में पता चलता था कि वो सेल्स वाला बंदा नहीं है, वो तो प्रॉपर DOP है। अच्छा। वो प्रॉपर डायरेक्टर है। वो डायरेक्टर को भेज देते थे कि देख क्या हो कि इतने कम स्पेस में बंदा शूट कैसे कर रहा है, ये क्वालिटी कैसे निकाल के दे रहा है। मैं कंपनी का नाम नहीं बताना चाहूंगा, बट आप सोच सकते हैं कि 3-4 कंपनी जब आने लग गई और हमें जब पता लगा ऐसा, क्योंकि हम तो हमारा ऐसा था ही नहीं कि कोई हमें कॉपी कर रहा है, हमें ऐसा कुछ था ही नहीं, हमारा कंपटीशन वाला कोई हिसाब किताब था ही नहीं। तो फिर हमें बाद में जब पता चला कि लोग ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ में, तो फिर हमने थोड़ा सा इस चीज पे थोड़ा रोक लगा दी कि हम क्रिएटिविटी अगर कर रहे हैं, आप आके झूठ बोल के हमसे, आप आके हमसे कुछ भी करवा रहे हो, तो उसमें बाद में हमारा नुकसान होता है। क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारा काम अच्छा दिखे, है ना। अब आप आके हमारा कंटेंट देखोगे, चुराओगे, तो ये मेरे को उतना पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं होगा। और जहाँ तक मैं उस छोटे से 8x8 कमरे की बात करूँ, तो वो बिल्कुल 8x8 का ही है। और बल्कि आप जाओगे ना तो 3 बंदे अगर आप साथ में खड़े होगे ना तो दीवार टच करेगा तीनों के बंदों के। 3 बंदों का स्पेस है वहाँ, और हमने इसीलिए वहाँ मैक्सिमम 3 बंदे के साथ ही शूट किया है। हम प्रॉप का अरेंजमेंट, हम लेंस का अरेंजमेंट, जो एंगल्स हैं उसी के थ्रू खेलते हैं। हमारे पास जो है हम उसमें जो बेस्ट कर सकते हैं वही करते हैं। अच्छा। तो हम इसी तरह से, हमें आपको कभी आप
आएंगे हमारे स्टूडियो तो मैं दिखाऊंगा आपको, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो 8x8 के कमरे का वीडियोस है। आपने कई सारे कंपनी के संग काम किया है भोजपुरी के लिए, और भोजपुरी में इन कंपनियों के संग आपका क्या ये था, हिसाब किताब था? जैसे कि आपने कमर्शियल बेस पे काम किया था, या फिर कुछ कोलेब्रेशन था, या फिर आपने कुछ योगदान दिया भोजपुरी भाषा के लिए? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि भोजपुरी में मेरा नहीं था इंटरेस्ट काम करने का। वो तो जब मैं सुशांत भैया से मिला तो मेरा उनका जो नजरिया है भोजपुरी को देखने का, अपने भाषा के प्रति जो उनका लगाव है, उस चीज को देख के मेरे को भी एक मोटिवेशन मिली और मैं उनके साथ में आया था। और हम कभी पैसे का हमारा कोई हिसाब किताब होता नहीं था कि ये इतना प्रोजेक्ट किया, इतना पैसा हो गया, ऐसा नहीं होता था। मुझे पैसे की जरूरत होती थी, मैं सुशांत भैया से बोलता था कभी भी, तो वो मेरे को बिना हिचकिचाए मेरे को पैसे दे देते थे। और जहां तक बात है टाइम के साथ कंपनी हमसे जुड़ने लग गई, बहुत सारी कंपनी ने हमसे कांटेक्ट किया, बहुत सारी कंपनी हमसे जुड़ी। तो कंपनी का एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि पहली बात तो कंपनी के लिए काम करना मेरा मोटिव था नहीं। बट अब जब काम आ रहा है तो मैं मना भी नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरे को लगा कहीं ना कहीं वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने लैंग्वेज में। तो इस करके मैं उनके साथ में कोलैबोरेशन एक्सेप्ट किया मैंने और साथ में काम करने लग गए। बट टाइम के साथ में पता लगा कि वो इस चीज को भी कॉमर्शियलाइज कर रहे हैं। अच्छा। और धीरे धीरे जब कंटेंट का कंट्रोल हमसे छूटने लगा, जब क्योंकि हम जो कंटेंट बनाएंगे, जो हमारा गाना होगा, जो ट्रैक होगा, वो हमारे हिसाब से होना चाहिए। उसमें अश्लीलता 1% भी नहीं चाहिए, उसमें कोई बायसनेस नहीं चाहिए कि भाई सिर्फ लड़की होगी, लड़के को लाओ ही मत। क्योंकि आप अगर हमारे वीडियोस को देखोगे भोजपुरी में जो हमने बनाए, उसमें हमने बहुत बैलेंस्ड वे में बनाया है। जो आर्टिस्ट हमारे पास आते थे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, बिना उसको देखे उसके साथ में हम ट्रैक बनाते थे, वीडियोस करते थे, कैमरे का जो एंगल है वो सब इक्विवेलेंट रखते थे। बट टाइम के साथ ना हमें सामने से ऐसा ऑर्डर आने लग गया कि लड़कों के वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, आप उसके वीडियोस को मत बनाओ, नुकसान होता है हमारा। और आप कोशिश करो सुंदर सुंदर लड़कियों को लाने का, उसका ब्यूटी शॉट ऐसे दिखाओ वैसे दिखाओ। तो ये यहाँ पे हमारा हो गया थोड़ा कंट्राडिक्शन, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं भाषा के लिए, व्यूज के लिए नहीं काम कर रहे हैं। वो हमने दिल से काम किया, हमने अच्छा काम किया, व्यूज आया, नहीं भी आता तब भी हमें बिल्कुल कोई गिला शिकवा नहीं होता इस चीज का। इनमें कौन कौन सी कंपनियां थी? मैं ऐसे प्रॉपर नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा। बट मैं आपको बता देता हूँ, कंट्री ऑफ ओरिजिन उनकी थी सिंगापुर, है ना, और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। इंडिया के भी 2-3 कंपनीज थी। उसके बाद नॉर्वे। इन सब देशों में जो इंडियन बेस्ड सिटीजन है और जो पैसे वाले हैं, थोड़ा वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था उन्होंने। और धीरे धीरे सब कुछ सही चल रहा था। बट जब ऐसा होने लग गया कि हमारे पास से कंट्रोल जा रहा है उस चीज का जो हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपने लैंग्वेज में, और उसमें हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ अच्छी लड़कियां ही दिखे। हमें चाहिए था कि हमें टैलेंट दिखाना था, अच्छी आवाज, अच्छा गाना, अच्छा लैंग्वेज, उसका जो एक जो कनेक्शन बिल्डअप हो भाषा के साथ, वो दिखाना था। हमें लड़कियां दिखानी ही नहीं थी। तो हमने उनके साथ कोलैबोरेशन फिर हमने डिनाई कर दिया कि नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते काम। हमने बहुत कंपनियों के साथ काम छोड़ा है और पैसे कमाने के लिए हम आए ही नहीं थे इस फील्ड में, तो हमने मना कर दिया साहब। तो हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है इस चीज कंपनियों के साथ। हाँ, बाकी आपने इतने भी काम खुद के लिए किए, उन सबका तो एक्सपीरियंस बढ़िया रहा? हाँ, बहुत अच्छा रहा। अभी जो उगा है दीनानाथ, एक छठ सॉन्ग है, उस पे इतने व्यूज नहीं है, मिलियन में 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज नहीं है। बट अगर उस पे 500K 5 लाख व्यूज भी हैं, तो मैं समझता हूँ वो क्रीम ऑडियंस है। अच्छा। वो क्रिंज ऑडियंस नहीं है, वो क्रीम ऑडियंस है। और वो मेरे लिए फार वैल्यूएबल है 10 मिलियन व्यूज से भी, क्योंकि मेरे को पता है कि जो उस गाने को देख रहा है वो क्रीम ऑडियंस। क्योंकि मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, मेरे को पता है कि कंटेंट की जो क्वालिटी है वो इस टाइम पे कहाँ है और लोग क्या कर रहे हैं। और उस गाने पे हमने अपने खून पसीने की सारी मेहनत, सारी कमाई लगा दी थी। अच्छा। है ना। और हमें आज भी इस चीज का मलाल नहीं है कि उस पे व्यूज ज्यादा नहीं आए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हम ना ही व्यूज के लिए काम कर रहे हैं, ना ही पैसे के लिए काम कर रहे हैं। भोजपुरी में आए ही इसलिए है कि हम कुछ सहयोग दे सके। बहुत प्यारी भाषा है ये, और इसको सुनते ही मन मधुर हो जाता है। कि मैंने और सुशांत भाई ने मिलके एक स्टैंडर्ड सेट किया, जहाँ पे बिल्कुल नए कलाकार जो ट्राई करना चाहते हैं उनको मौका मिला आने का, एक्सप्लोर करने का,
हमारे जो हमारे वीडियोस वगैरह बनते हैं इसमें आप देखोगे उसमें कुछ कुछ कलाकार ऐसे हैं, सिंगर्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम गा रहे हैं और वायरल हो गए वो। हाँ, और मैंने बिल्कुल देखा है कि फर्स्ट टाइम कई या सारे वायरल हो इसमें गए। नए कलाकार हैं जिससे लोग ज्यादा भी नहीं पहचान रहे हैं, हाँ क्योंकि लोगों को तो दो चार चेहरे ही याद है हाँ। भोजपुरी के। और उनको मौका मिला तो देखो वो उन्होंने कमाल दिखाया, अच्छा। वो कनेक्ट किया, उन्होंने कनेक्ट किया ऑडियंस के साथ में। और मुझे इस बात की खुशी भी होती है कि हमने उन बंदे को मौका दिया जिसको कोई जानता नहीं था, जिनके लिए फर्स्ट प्रोजेक्ट था हमारे साथ में, उन्होंने कहीं भी गाया नहीं था, किसी भी प्लेटफॉर्म पे गाया नहीं था, और उनके उनके गाने वायरल होने के बाद वो सब, एक आर्टिस्ट नहीं है, दसियों आर्टिस्ट हैं और आज 3-3, 4-4 लाख का शो कर रहे हैं ऑल ऑफ द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, अच्छा। ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरे को इतनी खुशी होती है कि मैं इतने टाइम से हूँ तब जाके मैं इतनी कंट्रीज घूम पाया, और वो अभी विद इन 1 ईयर जितने भी आर्टिस्ट हैं, ऑलमोस्ट आर्टिस्ट वर्ल्ड टूर कर रहे हैं इस चीज में, भोजपुरी को लेके जा रहे हैं। मेरे को इतनी खुशी होती है। सिंगापुर में जाके शो कर रहे हैं, 1 महीने का शो हो रहा है, 10 दिन का शो हो रहा है, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। कोई दुबई जाके शो कर रहे हैं भोजपुरी का, मेरे को पर्सनली बहुत खुशी होती है कि हमने उनको मौका दिया और आज वो घूम रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, मतलब वो स्टेबल हो गए हैं। बहुत ही अच्छा लगा मैं सुनकर कि आपको भाषा से इतनी प्यार है और अपने भाषा के लिए इतना सारा काम किया, वो भी निस्वार्थ। तो आपने जो भी अभी तक किया, जितने भी आपने एज अ डायरेक्टर काम किया, उसमें क्या आप सफल रहे? सफलता की मैं क्या ही बात बताऊं, मैं काफी टाइम से मैं इंडस्ट्री में हूँ, आपको ही पता ही है, और मैंने बहुत फेमस आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज के साथ काम किया। जसलीन रॉयल बहुत फेमस सिंगर है, दर्शन रावल, उसके बाद प्रकृति गिरी जो दर्शन रावल की को सिंगर थी, अभी महादेवन सर के साथ को सिंगिंग कर रही है, उनके साथ मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। उसके बाद ऋत्विजा बहुत प्यारी सिंगर है, और रहमान सर की टीम के साथ काम कर चुका हूँ मैं, अभी कर ही रहा हूँ। MJ5 उनके साथ कर रहा हूँ काम, वो एक बहुत फेमस डांस शो विनर है, वो 2013 में डांस जीत के आज तक वो उसी फ्लो में शोज कर रहे हैं और लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। तो उनके साथ भी काम कर चुका हूँ मैं, और बहुत सारे आर्टिस्ट मैं भूल भी चुका हूँ। मैंने हार्डी संधू साथ काम किया मैंने, मेरे को भी सुखवीर पाजी उनके साथ काम किया मैंने। तो मैंने काम तो अच्छा खासा कर लिया है और मेरे को आगे और भी काम करने हैं, बट मैं कहीं ना कहीं इस चीज के लिए भी टाइम निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे को अपने भाषा को जो मैं उनके भाषा के लिए कर सकता हूँ उस चीज को करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो मैं जब भी दिल्ली आता हूँ, सुशांत भाई से मिलता हूँ, हम 2-4 प्रोजेक्ट करके ही यहाँ से जाते हैं। का लगाव जो भाषा से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अपने भाषा से प्यार करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो सागर जी, आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरे फैमिली में मेरे दादाजी हैं, मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, और अभी तो फिलहाल घर पे यही है। एक छोटी बहन है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई कर रही है, अभी उसकी पढ़ाई जारी है। और मेरी एक बड़ी दीदी है जिनका विवाह हो चुका है, वो उड़ीसा और जो झारखंड का बॉर्डर है वहाँ रहती हैं वो, और मेरा एक छोटा सा प्यारा सा भांजा है। अच्छा। तो बस यही छोटी सी फैमिली है हमारी। तो मम्मी पापा दिल्ली में ही रहते हैं या फिर? नहीं, मम्मी पापा बिहार में रहते हैं, अच्छा, सहरसा में, और मेरे मम्मी पापा दोनों ही हैंडीकैप हैं। अच्छा। और लेकिन कभी मेरे को फील नहीं होने दिया, मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। इस चीज़ का मैं बहुत आभारी रहूँगा अपनी ज़िंदगी भर। और उनसे मेरे को प्रेरणा भी मिलती है कि उन्होंने इस कंडीशन में भी 3 बच्चों को पढ़ा के बड़ा किया, अच्छा, कमाने लायक बनाया, है ना। तो मुझे खुशी मिलती है इस बात से कि मेरे फैमिली मेम्बर्स हमेशा मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। ये तो रहा ये आपका स्ट्रगल, आपका करियर, आपकी फैमिली। और जहाँ तक हमें पता है आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या उसकी कुछ प्लानिंग है या फिर? देखिए, प्लानिंग का क्या ही बताऊं, मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, पर घर पे मेरे प्लानिंग चल रही है। अच्छा, घर पे चल रही है। मेरे को कॉल्स आते रहते हैं कि कब करने वाला है, कब करेगा, तो पर मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। और लव एंगल मेरे लाइफ का इतना ग्लोरीफाइड नहीं है तो बट हाँ, ये तो है कि प्यार सबको अच्छा लगता है। प्यार एक श्रृंगार है जिंदगी का, जीवन का एक श्रृंगार है, और हर चीज को बैलेंस करके चलना चाहिए। मैंने भी किया कुछ हद तक, बट मेरी नसीब इतनी अच्छी है नहीं इस चीज में। मेरा मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ, मैं रैप भी करता था पहले। मेरे को लिखने का भी शौक है। तो उसमें एक लाइन है मेरे गाने में, तो वो लाइन था, बैठे बैठे बात ले लो, बात करते ये राज की। मतलब कभी कभी क्या होता था कि मैं देखता था लोगों को कि वो आके निठल्ले बेरोजगार आके मेरे को ना भाषण देते रहते थे और ऐसे बात करते थे कि किसी
राज, कोई राज बता रहे हो। तो वो लाइन था कि बैठे बैठे बातें करते राज की, आशिकी में तंग मेरा हाथ, क्योंकि धोखा देता जो है मेरे साथ में। ये अच्छा। लाइन थी। तो तो मैंने अपने गाने में ही बताया था कि आशिकी में मेरा हाथ थोड़ा तंग है। आपको लव मैरिज करना है या फिर अरेंज मैरिज, जो भी आपके फैमिली से प्रेशर आ रहा है? अभी तो लव मैरिज का मेरा कोई खास इरादा है नहीं। देखते हैं कोई मिलता है जिंदगी में क्या जो मिली है वो कोई? मतलब लड़कियां तो मेरे को बहुत मिली, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा। और बहुत अच्छी लड़कियां भी मिली। मेरी गलती की वजह से ही हमारा जो रिलेशनशिप था वो अच्छा नहीं चला, क्योंकि मेरे पास इस इंडस्ट्री में आपको भी पता है कि टाइम नहीं दे पाता है बंदा सामने वाले को, और टाइम नहीं देने से दिक्कतें होती हैं, वहां से ही स्टार्ट होता है सारा। तो टाइम नहीं दे पाता था मैं, इस चक्कर में मेरे बहुत सारे रिलेशनशिप खराब हुए। अच्छा। बट मेरे को उम्मीद है कि मेरे को एक दिन ऐसी लड़की मिलेगी जो मेरे को समझ पाएगी और मेरा जो टाइम शेड्यूल है उसको भी वो समझ पाएगी और उसी हिसाब से मेरे से डील करेगी। तो देखते हैं, एक टाइम आएगा कि कोई ना कोई तो मिलेगी, कोई किस भगवान ने, ऊपर वाले ने किसी न किसी को तो बनाया ही होगा मेरे लिए। और नहीं भी बनाया होगा तो मेरे साथ मेरा काम है, काम के साथ मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और क्या। चलिए, बढ़िया लगा आपसे बात करके और बहुत ही मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। तो मेरा एक और सवाल है आपके डायरेक्शन को लेके। जब आपके पास कुछ म्यूजिक वीडियोस आते हैं, आपको गाना मिलता है, आप कैसे उसका विजुअलाइजेशन करते हैं और कैसे उसको मतलब कि फिल्माते हैं? क्या दिमाग में चलता है उस समय? ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसका जवाब हर बंदा अलग देगा। और मैं जो जवाब देना चाहता हूँ वो पता नहीं लोग उसको किस तरह से लेंगे। जब क्लाइंट मेरे को ट्रैक भेजता है कि सागर भाई ये अपना ट्रैक है, इसको शूट करना है, आप बताओ कैसे कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम यही बात बोलता है सामने वाला ट्रैक भेज के, क्योंकि उसको पता है कि इस बंदे को ट्रैक भेजो, वो खुद ही अपना इसमें विजुअलाइज कर लेगा कि इसको शूट कैसे करना है। 90% ऑफ द टाइम यही होता है। तो मैं जब ट्रैक सुनता हूँ मैं आंखें बंद करता हूँ, और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे सामने ऑलरेडी वीडियो बन के चल रही होती है। अच्छा। मतलब यही इसलिए मैंने बोला कि पता नहीं आप इसको कैसे लोगे, बट ये एकदम लिटरली मैं सच बता रहा हूँ। मैं ईयरफोन प्लग इन करता हूँ और आंखें बंद करता हूँ, ट्रैक प्ले करता हूँ, और लिटरली स्टार्टिंग से एंड तक वो पूरी वीडियो मेरे दिमाग में चल जाती है। और अब इसको आप गॉड गिफ्ट कह लो या एक्सपीरियंस या स्किल कह लो, मेरे को नहीं पता, बट मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं ईयरफोन प्लग इन करता हूँ और विजुअलाइज कर लेता हूँ थ्रू आउट द सॉन्ग, और उसके बाद विजुअलाइज करने के बाद फिर मैं एक ड्रॉ करता हूँ, रफ स्केच बनाता हूँ या स्क्रिप्ट लिखता हूँ, और उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करता हूँ उसको। फिर उसके हिसाब से लोकेशन चूज करता हूँ, है ना, और उसके हिसाब से मॉडल्स चूज करता हूँ, कैमरा चूज करता हूँ। तो इस प्रोसेस से मैं करता हूँ म्यूजिक वीडियो शूट बेसिकली। आप ज़्यादातर काम इंडिया में करते हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया भी करते हैं? मैं वर्ल्ड वाइड कर रहाँ हूँ काम अभी तो। अच्छा, आप वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं। कभी दुबई जाना होता है, कभी एक्चुअली आपको एक बात और बताना चाहूँगा। जहाँ तक लोकेशंस, अब देखो इस फील्ड में लोकेशन बहुत मैटर करता है, बट मैं बहुत सारी कंट्रीज घूम चुका हूँ, शूट करके आ चुका हूँ वहाँ पे। बट इंडिया की जो ब्यूटी है वो नेक्स्ट लेवल है। अच्छा। मतलब मैं खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि मैं भारतवर्ष में पैदा हुआ और मेरे को भारत को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तो मैं पहाड़ों पे जाता हूँ, बीचेस पे जाता हूँ, और अपने नॉर्थ ईस्ट घूमता हूँ। दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, जहाँ पे इतनी खूबसूरत खूबसूरत लोकेशंस हैं जो कि आपको देखते ही बनेगा वो चीज़। तो मैं इंडिया भी मैंने बहुत एक्सप्लोर किया, बहुत जगह शूट करा है। बट हाँ, मैं आउट ऑफ इंडिया भी शूट करता हूँ। मैं दुबई शूट करता हूँ, सिंगापुर शूट करता हूँ, उसके बाद यूएसए, और मतलब ऑलमोस्ट मैं 40 कंट्रीज घूम चुका हूँ अभी तक, ऊपर वाले के दया से। और भी मेरे को एक्सप्लोर करना भी मेरे को पसंद है, तो मैं घूमता रहता हूँ। और मेरे को कहीं ऐसे अपने काम की लोकेशन लगती है तो मैं मार्क भी कर लेता हूँ, ताकि कभी मेरे को नीड हो तो मैं वहाँ आके शूट कर सकूँ डायरेक्टली। बेहतरीन म्यूजिक वीडियो की पहचान क्या है? मेरे हिसाब से जो डिटेलिंग होती है, फ्रेम में जो डिटेलिंग होती है, वो उस चीज को बहुत आर्टिस्टिक बना देती है, मास्टरपीस बनाती है। जनरली आजकल के टाइम पे क्या है ना, लोग एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, बट मेरा ऐसा सीन नहीं है। मैं कोई भी क्लाइंट होता है उसको पहले मैं एक आर्टिस्टिक विजुअल देता हूँ कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये थोड़ा अलग है, यूनिक है, आउट ऑफ द बॉक्स है। बट
अगर वो इंसिस्ट करते हैं कि नहीं मेरे को ऐसा एक कोई उन्होंने रेफरेंस वीडियो भेजा हुआ है कि मेरे को ऐसा ही बनाना है, तो फिर मैं उनको ऐसा बना के देता हूँ। बट अगर आप बात करें कि एक म्यूजिक वीडियो को जो चीज़ बेहतरीन बनाती है वो है डायरेक्टर का सोच। वो कैमरे के बिहाइंड द कैमरा वो क्या सोचता है बंदा, उसको एग्जीक्यूट कैसे करता है, कैमरा मूवमेंट, कभी कभी इसी सब चीज़ों से बंदा खेल जाता है, टेक्निकलिटीज से, लाइटिंग से। तो यहाँ गेम चेंज होता है और इसी चीज़ से म्यूजिक वीडियो बहुत प्यारी बनती है। बट जो मैटर करता है सबसे ज़्यादा वो यही है, डायरेक्टर का थिंकिंग क्या है उस प्रोजेक्ट को लेके, वो उसको किस तरह से दिखाना चाहता है पब्लिक को, वो मैटर करता है और वही चीज़ वैल्यू ऐड करती है। एज अ डायरेक्टर आप जब शूट करते हो तो उस समय आप सबसे ज़्यादा किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखते हो? मैं सबसे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि जो आर्टिस्ट है उसको जो हमारा थीम है वो बिल्कुल समझ में आए। अब जो आर्टिस्ट है वो समझ ही नहीं आएगा हमारा क्या थीम है, तो वो अपना आउटपुट दे ही नहीं पाएगा। जो एक्टर एक्ट्रेस हैं वो आउटपुट दे ही नहीं पाएगा। और म्यूजिक वीडियो के केस में क्या होता है, जनरली जो सिंगर होते हैं वही फ्रेम में भी आना चाहते हैं, तो उनको समझाना। और आप मेरा ऐसा बोल लो कि मेरा एक यूएसपी है कि मेरे साथ मोस्ट ऑफ द टाइम नए आर्टिस्ट काम करते हैं जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। समझाना इस चीज को कि आपको एक्टिंग करनी है, ऐसे करना है, वो थोड़ा टफ होता है क्योंकि वो बिल्कुल उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी स्किल नहीं है इस चीज का कि एक्टिंग कैसे करनी है, और उसको समझाना कि आपको ऐसे करना है थोड़ा टफ होता है। और उस चीज में मैं बहुत माहिर हो चुका हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले अपने आर्टिस्ट को बताता हूँ कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, ये हमारी स्टोरी है, इसको आप समझिए, आपका ये एक्सप्रेशन होना चाहिए, इस लोकेशन पे ये होगा। फिर लाइटिंग्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइटिंग से मैंने अपने लाइफ में गेम चेंज होते हुए देखा है। अच्छा। पहले सेम लाइटिंग होती थी पर उसका डायरेक्शन और उसका जो पोजीशन होता था उस चक्कर में वो उतनी अच्छी नहीं लगती थी। बस थोड़ा सा ट्विकिंग से, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने से वो इतनी प्यारी लगने लगती है, इतना सिनेमैटिक लगने लगता है कि मेरे को खुद ही प्यार हो जाता है उस शॉट से। तो मैं इन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। और ऑब्वियसली पोस्ट प्रोडक्शन की अगर बात करें तो मैं म्यूजिक में बीट्स का, कट्स का, कहाँ पे कट्स होने चाहिए, कहाँ पे ट्रांजिशंस होने चाहिए, जंप कट कैसा होना चाहिए, इन सब का भी बहुत ध्यान रखता हूँ। स्टार्ट और एंड कैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखता हूँ। तो सागर जी, लाइटिंग से जुड़ा हमारा एक और सवाल है कि लाइटिंग किसी सीन के इमोशन को कैसे प्रभावित करता है? बहुत ही प्यारा सवाल है ये क्योंकि जैसे मैंने आपको भी बताया कि लाइटिंग मैंने फील किया है कि गेम चेंजर है मेरे लिए। खासकर पहले मैं बिल्कुल फ्लैट लाइटिंग यूज़ करता था और मेरे को रिजल्ट में खुद ही मज़ा नहीं आता था। जब से मैंने लाइटिंग के साथ ट्विकिंग स्टार्ट करी है, हालांकि टाइम हो गया इस चीज़ को, बट जब से मैंने ट्विकिंग स्टार्ट करी है मेरे को इतनी डेप्थ मिलती है, इतना इमोशन मिलता है। अब आप पूछ रहे हैं कि उसमें इमोशन कैसे बनता है। अब मान के चलिए हमारे पास एक सीन आया है जो कि हॉरर सीन है, ठीक है, और हम उसमें अगर सामने से लाइट यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल भी स्केरी फील नहीं होगा, डर नहीं लगेगा। बट सेम लाइट को हम आगे से उठा के ऊपर की तरफ ले जाए जिसमें ना एक डेप्थ बनेगी फेस की, स्केरी दिखेगा फेस। फिर इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, अभी मूवी आई है ऑब्सेशन। उसमें इतनी प्यारी और मिनिमल लाइटिंग यूज करी है। उसमें बिना मेकअप के सिर्फ लाइटिंग से वही सेम बंदी जो एक्ट्रेस है वो इतनी डरावनी दिखती है और सेम लाइटिंग पे वो फिर मासूम भी दिखती है। बस लाइटिंग के डायरेक्शन का गेम है सारा। तो ऑब्वियसली डायरेक्शन से ना इमोशन चेंज हो जाता है। ये लाइटिंग अभी मेरे सामने से पड़ रही है तो ये ऐसा फील दे रहा है। इसी को मैं अगर साइड वे कर दूं और इधर से एक रिम लाइट लगा दूं या ऐसा कुछ लाइट ऐड ऑन कर दूं तो ये फिर वाइब चेंज, म्यूजिक वीडियो वाली वाइब आ जाएगी। तो ऑब्वियसली सेम सीन का, सेम कैरेक्टर का लाइटिंग चेंज करने से पूरा इमोशन चेंज हो जाता है। तो ऑब्वियसली लाइटिंग से इमोशन चेंज होता है। आपने जिक्र किया ऑब्सेशन मूवी, काफी दमदार, काफी उम्दा मूवी है, उम्दा मूवी, जिसका मेरे पास तो तारीफ के लिए शब्द ही नहीं बचे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसे मूवी बहुत ही कम देखने को मिलता है और इंडिया में तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इस टाइप की मूवी बने। और उसमें बहुत ज्यादा कैरेक्टर नहीं है, मुश्किल से 2-4 कैरेक्टर है, मेन 2 कैरेक्टर है और 2 उसके फ्रेंड्स वगैरह, तो मुश्किल से 4-5 कैरेक्टर में ये मूवी बना है। 7 से 8 करोड़ की 7 से 8 करोड़ की बजट मूवी, हाँ, मूवी है और ये ऑलमोस्ट 4000 CR क्रॉस करने वाली है वर्ल्ड वाइड। इतना अगर किसी मूवी को प्यार मिल रहा है तो उस मूवी में कुछ तो दम है। पूरी की पूरी दुनिया इस मूवी को प्यार दे रही है और हर लोग इसको पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो इसके डायरेक्टर है, जहाँ तक मैंने देखा है कि यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह नॉर्मली बस बनाते थे। देखिए, एक डायरेक्टर की जर्नी जो होती है ना वो ऐसी ही होती है। कभी
कोई चीज़ हिट करती है, कभी नहीं करती है, बट जो मैटर करता है वो ये करता है कि आपने स्किप नहीं किया, आपने क्विट नहीं किया। इस मूवी की जो खास बात है, इसमें कैरेक्टर्स बहुत कम है बहुत ही कम है, 4 और 5 जो कैरेक्टर ही है। कैरेक्टर्स हैं भी वो 80% ऑफ द टाइम सिर्फ और सिर्फ 2 कैरेक्टर्स के बीच ही हो रहा है। और मैं यहाँ तारीफ करना चाहूंगा कैरेक्टर्स की भी, मतलब जो एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं उन्होंने इतना उम्दा काम किया है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि वो बंदा रियल नहीं है। जो एक्टर है वो हर एक इमोशन उसका छलक रहा है, जो एक्ट्रेस है वो हर एक इमोशन उसका छलक रहा है, उसके पोस्चर, उसके मोशन, हर एक चीज डिटेल ऐड करता है एक सीन में। और जो उसका चलने का तरीका है, हाँ। जब वो पोजेस्ड हो जाती है और वापस अपने रियल उसमें फॉर्म में आती है, तो वो जो चेंज होती है, वो चेंज दिखना, दिखता वो है। ट्रांजिशन दिखना, वो बहुत मुश्किल होता है कैरेक्टर के लिए कि आप 4 सेकंड में 2 चीज दो कैरेक्टर दिखाना, ये बहुत बहुत tough मुश्किल होता होता है। और उसने इतना बखूबी दिखाया है। एक होता है ना हमारे फिल्म लाइन में एक वर्ड है सीमलेस, वो सीमलेस लगता है, वो लगा ही नहीं कि कहाँ चेंज हुआ, वो कहाँ उसने कैरेक्टर शिफ्ट किया, चेंज किया, वो पता ही नहीं लगा। तो ये दिखाता है कि वो कितना उम्दा कलाकार है, वो उसने अपने स्किल को कैसे मास्टर किया है। दोनों कैरेक्टर जो है ना बहुत ही शानदार है, मास्टरपीस है। बिल्कुल क्योंकि जो मास्टरपीस है। उन्होंने काम किया है ना, क्या बताऊं, उसका लेवल ही नहीं है। इतना अच्छा उसने उन्होंने काम स्टैंडर्ड किया सेट है। कर दिया। बिल्कुल जो भी अगर इस फील्ड में है ना, फिल्म मेकिंग हो, डायरेक्टर हो, एडिटर हो, कोई भी हो, तो इस फिल्म को जाके एक बार जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि असली में मूवी होती क्या है। कितने कम बजट में, कितने कम कैरेक्टर्स में, कम संसाधन में इतनी अच्छी मूवी कैसे बना सकते हैं। और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि एक अच्छा डायरेक्टर कौन होता है। उसमें एक कार का सीन है जहां वो थोड़ा सा लंबा सीन है, बट वो इंडिया में सेंसर बोर्ड ने उसको अप्रूव नहीं किया, तो उसने डायरेक्टर ने उस पर कट लगाया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को ऐसा लगता है कि कट लगाने के बाद वो और भी सुंदर हो गया, हाँ। वो और भी इम्पैक्टफुल हो और गया। डायरेक्ट वो खिड़की से आने वाला और मारने वाला। और मतलब क्योंकि मैंने दोनों कट्स देखे हैं, और दोनों कट्स देखने के बाद मेरे को लगा कि जब इसको इंडिया में उसको अप्रूवल नहीं मिला उस सीन के लिए, तो उसने जो डायरेक्टर ने कट ऐसा लगाया है कि वो पहले से भी और इम्पैक्टफुल लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे आ जाती है बंदे की स्किल, डायरेक्शन। अगर आप कर रहे हैं तो अगर आपके पास चैलेंजेस भी आए तो आप उसको आपदा को आप अवसर में बदल देते हैं। इसका साउंड डिजाइन, अरे साउंड डिजाइनिंग जो उम्दा, उन्होंने किया है ना, बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा साउंड डिजाइनिंग। बहुत ही मजा आया इस मूवी को देखकर। बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिला है। और मैं 2 दिन पहले ही मैं इस मूवी को मैंने देखा है। बहुत ही जानदार थी। तो सागर जी, जैसे कि हमें पता है आप फिल्म मेकिंग में तो मास्टरी कर चुके हैं, और हमारा एक अच्छा सा सवाल था जो हमारी जनता भी जानना चाहती है आपसे कि फिल्म मेकिंग के दौरान आप जो भी कैमरा यूज़ करते हैं, आप तो मल्टीपल कैमरे यूज़ करते होंगे, पर आपका फेवरेट कैमरा कौन सा है और आपका चहीता लेंस कौन सा है जिसे आप बहुत ही मतलब प्राथमिकता देते हैं? तो कहने को मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं रेड भी यूज़ करता हूँ, एरी भी यूज़ करता हूँ, मैं करता ही हूँ। बट लेंसेज की बात करें तो एनामॉर्फिक लेंस सिनेमा कैमरे पे लगती है, वो तो उसका जो एक शार्पनेस होता है वो अलग होता है, डेप्थ अलग आती है उसकी। बट मैं जहाँ से उठ के आया हूँ और जो मोस्ट ऑफ द हमारी पब्लिक है उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी एक मूवी आई थी द क्रिएटर, 10,000 करोड़ की मूवी थी वो, और आप बिलीव नहीं करिएगा उसमें यूज हुआ है FX3 कैमरा। बहुत छोटा सा कैमरा है, म्यूजिक वीडियो वगैरह में यूज होता है, वेडिंग्स में यूज होता है वो। FX3 पे उस डायरेक्टर ने एक 10,000 करोड़ की मूवी बनाई है, और बहुत VFX, हाई लेवल VFX है उसमें। तो कैमरा का जो डेप्थ है और जो क्वालिटी है बहुत हाई चाहिए होता है पोस्ट प्रोडक्शन में, ताकि कुछ भी ग्लिच ना हो, कुछ भी मिसमैनेज ना हो। और उस बंदे ने करके दिखा दिया FX3 पे वो काम। तो कहने को मैं रेड एरी भी बोल सकता हूँ, बट मैं अपना बताता हूँ। मेरे को कलर साइंस FX3 का और S3 का बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी बात वो हैंडी है, आप उससे कैसा भी शॉट निकाल सकते हैं, किसी भी बड़े इक्विपमेंट पे रख सकते हैं और किसी भी छोटे इक्विपमेंट पे रख सकते हैं। ये चीज उसको ऐसा बनाती है कि आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हो जाते हैं किसी भी मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए। बड़े कैमरे के साथ एक जो ड्रॉबैक आता है वो ये आता है कि आप जितना हैवी आप गैजेट बनाओगे, क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी मिलेगी, बट आपके साथ एक लिमिटेशन ये आ जाता है कि आप उसको मूव अपने हिसाब से उस हिसाब से नहीं कर पाते जिस हिसाब से आप छोटे कैमरे को मूव कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैमरा है वो FX3 है, S3 है, सोनी S3। सोनी पे मैं थोड़ा रिलाय करता हूँ कलर साइंस में। और भी कैमरे हैं जो बहुत अच्छे हैं, मैंने भी बहुत सारे कैमरों पे काम किया, मेरे को अच्छे लगते हैं। बट पर्सनली मेरे को FX3
और S3 ज़्यादा पसंद आता है। लेंस का लेंस में अगर बात करें 20,000 में 50 mm जैसा डेप्थ मिल जाता है, वो मेरे को बहुत पसंद आता है, मतलब बजट में अगर देखा जाए। और फिर जैसे ही हम लोग थोड़ा सा हाई जाते हैं तो 3-3 लाख 4-4 लाख में बहुत अच्छे अच्छे लेंसेज आ जाते हैं। मेरे को 85 भी बहुत पसंद आता है ना। मैं पहले फोटो शूट्स भी करता था, तो उसके लिए मेरे को 85 डेप्थ शूट के लिए, पोर्ट्रेट के लिए बहुत पसंद आता था। और मेरे को 11 mm भी बहुत पसंद है, 11 mm एनामॉर्फिक, जिसमें जो डिस्टोर्शन होता है वो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो वो मेरे को एक स्वीट स्पॉट लगता है किसी भी वाइड जहाँ स्पेस कम हो उसको दिखाने के लिए। और आपने भी तो इतना भी काम किया है फिल्म मेकिंग में, तो सबसे आपका जो चैलेंजिंग जो प्रोजेक्ट रहा है वो कौन सा रहा और किनके साथ? अभी मैंने एक प्रोजेक्ट किया है। हर प्रोजेक्ट में अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, बट एक प्रोजेक्ट ऐसा था जिसमें हमें ना -14 डिग्री पे और 18,000 फीट ऊपर, 18,000 फीट ऊपर। तो वहाँ पे हम शूट करने गए। और हम जो सबसे बड़ी हमने गलती करी, हम बहुत तैयारी के साथ गए थे, बट वो जो वहाँ का मौसम था वो अनएक्सपेक्टेड हो गया था उस दिन। अच्छा। और हमारे पास उस दिन का ही टाइम था शूट करने के लिए। तो हम जब शूट करने लग गए तो हमारे हाथ फ्रीज हो गए, तो हम शूट नहीं कर पा रहे थे। और जो हमारा डीओपी था उसको भी बहुत दिक्कतें हो रही थी। तो और हमें एक्चुअली सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया था। ये तो मैं फिजिकल बता रहा हूँ कि हमें वहाँ पे उस वाले प्रोजेक्ट में फिजिकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि -14 डिग्री पे लगातार पूरे दिन शूट करना ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। बट हमने कर दिया जैसे तैसे, बट हमने अच्छा कर दिया। और अगर आप सिनेमा के हिसाब से अगर बात करें चैलेंजेस की, तो जो मेरे को सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है वो लगता है लोकेशन का स्पेस, लाइटिंग। ये दोनों चीज़ के साथ ही मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, और यही दोनों चीज़ मेरे को थोड़ी चैलेंजिंग भी लगते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो मेरे को चैलेंजेस भी आते हैं उसी हिसाब से, और उसी हिसाब से मैं उससे डील भी करता हूँ। तो शूटिंग के दौरान आपका कुछ ऐसा कुछ यादगार गुदगुदाता हो या फिर हाँ, कुछ? एक बहुत प्यारा मेरे को याद आ गया इंसिडेंट। मैं MJ5 का एक शूट कर रहा था, म्यूजिक वीडियो। वो गाने का नाम था ओ प्लीज करके एक सॉन्ग है MJ5 का। उसमें ना हमारे पास लोकेशन एक दिन, क्योंकि जहाँ हम शूट करते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव लोकेशन होता है, तो हम ट्राई करते हैं कि एक दिन में ही निपटा दे, सारा जितना भी शॉट है उस जगह का निपटा दे एक दिन में ही। तो मैं खुद ही कैमरा से शॉट ले रहा था, लाइटिंग वाइटिंग करवा के। और मेरे को ना एक ना FPV का शॉट लेना था, बट मैं कैमरे से ले रहा था, और मेरे को FPV फील चाहिए था। तो मैं ना बहुत फास्ट मूव कर रहा था, और फास्ट बैकवर्ड मूव करते करते ना मैं गिर गया। तो वो जो उसकी ना वो रिकॉर्डिंग भी है, तो मैं आपसे शेयर भी करूंगा उस क्लिप को कि कैसे गिरा हूं मैं। लोग हंस रहे हैं, बट वो मेरे लिए वो एक यादगार पल था। और लोग मेरे को बहुत तारीफ कर रहे थे इस चीज का कि तुम अपने काम में इतना ज्यादा इंटू हो जाते हो कि अब तुम देखते नहीं हो कि कौन क्या कर रहा है, तुम अपने उस जो तुमको चाहिए वो तुम निकालते हो। तो वो एक था इंसिडेंट जिसमें मैं गिर गया था थोड़ा। MJ5 के संग भी काफ़ी सारा काम किया है, मैं आए दिन देख भी रहा था जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था। तो उनके संग आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आप क्या क्या काम उनके लिए करते हैं? MJ5 के साथ तो मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, और मैं उनके लिए काफ़ी अलग अलग तरीके का काम करता हूँ। जब मैं उनसे जुड़ा था तो उनके लिए मैं बेसिकली म्यूज़िक वीडियो के लिए ही जुड़ा था। तो उनके साथ मैंने म्यूज़िक वीडियो करा, फिर उनको मेरा काम अच्छा लगा, पसंद आया, तो फिर मैं उनके साथ शोज़ वगैरह करने लग गया, शोज़ पे जाने लग गया। तो उनके एक्ट को इन्हेंस करने का ट्राई किया मैंने, ग्राफिक्स बनाए मैंने पीछे, म्यूज़िक में क्या इंगेजिंग कुछ हो सकता है या कुछ ऐड ऑन अगर मैं दे सकता हूँ वो देता हूँ। फिर मैंने सोशल मीडिया का थोड़ा सा इन्हेंसमेंट किया, थोड़ा सा कि और अच्छा लुक हो, अच्छा हमारा वो हो। तो मैंने स्टार्टिंग में ये सब काम उनके साथ किया था, बट मैं बेसिकली आया उनके साथ म्यूज़िक वीडियो के लिए ही था, और म्यूज़िक वीडियो हम कर ही रहे लगातार। और फिर टाइम के साथ साथ हमने अपने एक्ट्स, जब मैं शोज़ करने लग गया उनके साथ में, तो हमने अपने एक्ट्स भी इन्हेंस किए, अपग्रेड किए। पहले हम ओजी एक्ट करते थे, मतलब जो MJ5 जिस चीज़ से फेमस हुआ है वही करते थे, बट टाइम के साथ आज 14 साल हो गए उनको जीते हुए, तो टाइम के साथ अपग्रेड भी चाहिए होता है। तो फिर हमने उसमें LED कॉस्ट्यूम ऐड किया, और वो मतलब हमें बिलीव नहीं होता है कि हमने जब इंट्रोड्यूस किया अपने शो में LED एक्ट, तो वो बूम कर गया। मतलब हमें जनरली उस चीज़, नए चीज़ को अडॉप्ट करने में किसी भी कंट्री को टाइम लगता है, ऑडियंस को टाइम लगता है, बट हमारे साथ हमारे
जो मेंबर्स हैं MJ5 के, उन्होंने इतना बढ़िया उम्दा काम किया, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया, उस चीज़ को, उस नए कॉस्ट्यूम को अडेप्ट किया और शोज़ में उन्होंने धमाका मचा दिया और उस चीज़ से बूम हो गया और हमें लगातार बैक टू बैक उस चीज़ के भी शोज़ आने लग गए। तो फिर मैं लुमिट्रॉन प्रोग्रामिंग करने लग गया, लुमिट्रॉन प्रोग्राम करता था, फिर उसको शोज़ पे जाके ट्रिगर करना होता है, वो ट्रिगरिंग वगैरह सब ये मैं करता हूँ। तो MJ5 के संग आप कैसे जुड़े, कैसे उनसे मिले? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम्म, मैंने पहले भी जिक्र किया था एक शख्सियत का, ऋत्विजा और हम्म, प्रकृति। ये दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं अच्छा, और इनके साथ मैं काम करता था। ये दोनों जुड़े हुए थे नीतीश भैया के साथ। नीतीश भैया का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा मैं। वो रहमान सर के सीनियर साउंड इंजीनियर हैं और A R रहमान सर अपने इंडस्ट्री के बादशाह हैं। हम्म, और जितने भी रहमान सर के सॉन्ग आते हैं वो मिक्स मास्टर जो आपको क्रिस्प साउंड करता है, उनमें नीतीश भैया का ही हाथ होता है। तो उस टाइम पे मैं नीतीश भैया को नहीं जानता था, तो उनका पूरा नाम नीतीश R कुमार है। अच्छा, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो उस टाइम पे मैं उनको नहीं जानता था। फिर उनसे जो ऋत्विजा और प्रकृति हैं, ये दोनों उनको जानती थी। तो जब मैंने ऋत्विजा के साथ काम किया तो मेरा काम नीतीश भैया ने देखा हम्म, और उन्होंने पूछा कि ये कौन है, कैसा काम करता है। मेरे को काम अच्छा लगा है। फिर ऋत्विजा ने हम दोनों को मिलवाया और फिर वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। इसमें भी एक आपको स्टोरी बताता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं अपने घर पे बैठा हुआ था और मेरे अकाउंट में ना पैसे क्लाइंट्स के आते रहते थे। तो 5,000 रुपीज़ क्रेडिट हुए। तो मेरे को पहले लगा कि हाँ किसी क्लाइंट का होगा। फिर उसके 1 या 2 दिन बाद, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, नीतीश भैया का कॉल आता है कि मेरे को तुम्हारे साथ काम करना है, काम अच्छा लगा है। वो उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि MJ5 के लिए ही काम करना है। मैं उनको किसी थर्ड पर्सन के लिए ही समझ रहा था। तो फिर जब मैंने उनसे पूछा कि भैया आपका नाम बता दीजिए, मैं सेव कर लेता हूँ। तो जब मैंने नाम सेव किया और फिर मैं कुछ दिन के बाद मैं जब हिस्ट्री पे, पेमेंट वाले हिस्ट्री पे जा रहा था, तो वहाँ भी मैंने उनका नाम देखा। तो मेरे को लगा कि इन्होंने कैसे क्यों पैसा भेजा है, मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया वो। फिर मैंने कॉल बैक किया उनको कि भैया ये एक्चुअली पैसा आपका गलती से मेरे अकाउंट में आ गया। तो बोले नहीं नहीं सागर, तुम्हारा काम देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो एज ए अप्रिसिएशन मैंने तुमको दिया है। मैंने बोला कि नहीं भैया इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ आगे काम करेंगे तो हम लोग करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट उन्होंने बोला कि रख लो, ये आशीर्वाद होता है। तो मैंने फिर कुछ बोला नहीं, मैंने बोला कि हाँ आशीर्वाद तो आशीर्वाद ही है। तो यहाँ से ना हम कनेक्ट हुए एक दूसरे से। अच्छा, और उसके बाद वो एक दिन है और आज एक दिन है, हम लोग 100% ऐसे काम कर रहे हैं अभी मिलके कि नॉन स्टॉप हर एक चीज में इम्प्रूवमेंट का सोच रहे हैं, एड ऑन का सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने फील्ड में करते ही जा रहे हैं। हमारे दर्शक भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हम लोगों से हेल्दी रिलेशंस बना सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो इसी बीच हमारा एक और आपसे सवाल था कि आपने जब मुंबई गए फर्स्ट टाइम, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मुंबई में काम करने का? मैं जब फर्स्ट टाइम बॉम्बे गया था तो एयरपोर्ट से उतरते के साथ ही ना मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं स्लम की तरफ जा रहा हूँ। फिर जब मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा जहाँ मेरे को जाना था, शूट वाले लोकेशन पे, तो मेरे को ठीक लगा। वो मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं दिल्ली का रहने वाला था। वहाँ जाके मेरे को थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि ये कैसा है, नहीं होगा। बट वहाँ के लोग अच्छे हैं काफ़ी और काफ़ी प्रोफेशनल हैं। और वहाँ की मेरे को एक चीज़ उस टाइम स्टार्टिंग में पसंद नहीं आई थी। वहाँ की जो इन्वायरमेंट है ना, वहाँ का स्मेल, सराउंडिंग में ना एक स्मेल होता था मछलियों अच्छा, का। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे नियर बाय बीचेस होते थे, समुद्र है, और वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है मछलियों का जो होता है कुछ। तो वो जो स्मेल थी ना, मेरे को बहुत बुरी लगती थी और मैं उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। बट फिर धीरे धीरे जब मैं वहाँ बॉम्बे शिफ्ट हो गया, रहने लग गया, तो अब मेरे को वो पता भी नहीं लगता कि वो कब आया और कब गया। बट जब मैं स्टार्टिंग में गया था तो मेरे को ये चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगी थी, स्मेल। मेरे को थोड़ा सफोकेशन होता था उस चीज़ से। फिर मैं अपने दोस्तों से मिला, वो मड में रहते थे। मड में भी एक अलग ब्यूटी है। वहाँ पे स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट दिखेंगे आपको, स्ट्रगलिंग एक्टर्स दिखेंगे, और जो एक्टर बन चुके हैं, जो अपने लेवल पे आ चुके हैं, वो भी दिखेंगे। तो वहाँ की कहानी कुछ ऐसी है कि उसको सपनों का शहर ऐसे नहीं बोलते हैं। बॉम्बे सपनों का शहर ही है। वहाँ हर बंदे की आंखों में ना आपको एक ड्रीम दिखेगा, एक जज्बा दिखेगा, और मैंने उस चीज़ को देखा वहाँ, और उस चीज़ से मेरे को भी खुद भी एनर्जी मिलती है और मैं काम करता हूँ अपना। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस काइंड ऑफ ऐसा था कि ठीक, लोग अच्छे थे,
इन्वायरमेंट मेरे को उतना पसंद नहीं आया, बट टाइम के साथ वो मैनेज हुई। एक छोटे शहर का लड़का सहरसा से आया हुआ, जिसने अपने एक सेकेंड हैंड कैमरे को खरीदा सेमेस्टर के पैसे से बचा के, और उसके बाद अपने फिल्म मेकिंग जर्नी की शुरुआत की। वहाँ से फिर अब आप यहाँ से स्टेबल है, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे लोगों के संग काम कर रहे हैं। अब कैसा लग रहा है आपको, क्या फील आता है? अगर मैं देखूँ तो मेरे को ऑब्वियसली हर बंदे को अच्छा लगेगा, और मेरा मानना ये है कि मेरा जो आज का दिन है वो बीते हुए कल से अच्छा हो। मैं इसी को प्रोग्रेस मानता हूँ। अगर कल भी मैं वही था और आज में वही हूँ, मेरे को अच्छा नहीं फील होता। फिर मैं हर दिन हर घंटे कुछ ना कुछ अपने आप में प्रोग्रेस चाहता हूँ। अगर होता है तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है, मैं मोटिवेटेड फील करता हूँ। और हर बंदे के लाइफ में एक फेज आता है कि कभी नहीं हो रहा होता है काम, या कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा होता है, डिमोटिवेट हो जाता है बंदा। बट मेरे साथ में क्या सीन है कि मैं अगर मेरे पास काम नहीं है तो मैं कुछ नया सीखूंगा, और मेरे को सीखने में बहुत मजा आता है। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप सीखना मत छोड़िए। आप अपने अंदर के बच्चे को कभी मारिए ही मत। कभी डिप्रेशन नहीं होगा, कभी एंजाइटी नहीं होगी। बच्चों को कभी एंजाइटी नहीं होती, पता है क्यों? क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, और जितना आप सीखेंगे उतना कॉन्फिडेंट होंगे। और कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को होता है। तो मेरे पास जब भी काम नहीं होता है तो मैं कुछ ना कुछ सीखने पे फोकस करता हूँ, और मेरे को बहुत मजा आता है कुछ नया सीख के। फिर जब मैं उस पर अप्लाई करता हूँ, उस चीज़ को अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ, मेरे को बहुत खुशी मिलती है और अच्छा लगता है। आने वाले समय में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, और आपका ड्रीम या गोल क्या है? ड्रीम मेरा फिल्म मेकर का है। मेरे को फिल्म मेकिंग ही करनी है ना। और मेरे को भी ऐसी ऐसी मूवीज बनानी है जिसको देख के लोग बोले, जैसे आज मैं ऑब्सेशन के लिए बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में मैं कुछ ऐसा करूँ कि लोग उस मूवी के लिए भी ऐसा बोले जैसा मैं आज ऑब्सेशन के लिए बोल रहा हूँ। तो ड्रीम तो मेरा यही है। मैं चाहता हूँ कि मेरे को लोगों का प्यार मिले, लोग मेरा जो कला है, जो मेरा आर्ट है, जिस आर्ट की वजह से मैं जाना जाता हूँ, जितना भी जाना जाता हूँ, उस चीज़ को पूरी दुनिया जाने। वही मैं अपने आप का विन देखता हूँ कि मैं वहीं जीत रहा हूँ। और ऑब्वियसली मैं एक छोटे शहर से आया हूँ और बड़ी सोच है। सबको अपनी सोच और अपना ड्रीम बड़ा ही रखना चाहिए, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बढ़िया फिल्म मेकर बनूँ जिसको आप भी देख के एंजॉय करें, और कहीं ना कहीं आपके एंटरटेनमेंट में, आपके लाइफ में सुलभ बनाने में हेल्प करूँ। आपने डायरेक्शन के बारे में हमें बताया, सिनेमेटोग्राफर के बारे में बताया, लेकिन एक आपका और रूप है एडिट का। शूटिंग कंप्लीट करने के बाद आपके दिमाग में क्या चलता है? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ, एक अच्छा डायरेक्टर, एक अच्छा सिनेमेटोग्राफर होता है, एक अच्छा एडिटर होता है, एक अच्छा साउंड डिजाइनर होता है, एक अच्छा VFX आर्टिस्ट होता है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा अपने इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के संजय लीला भंसाली का। बहुत उम्दा डायरेक्टर है वो। उनकी जब मूवी देखिएगा तो उनका जो फ्रेम होता है वो इतना अलाइंड होता है, इतना बायोमेट्रिकल होता है वो। अगर आप सीन देख रहे हैं तो आपको ना बहुत एक्यूरेसी दिखेगी उसमें। हाफ हाफ, बिल्कुल हाफ हाफ इक्विवेलेंटली बटा हुआ होता है। फ्रेमिंग उनकी इतनी प्यारी है, मूवमेंट उनका इतना प्यारा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे DOP हैं। वो डायरेक्टर हैं बट वो एक बहुत अच्छे DOP हैं। वो अपने मूवीज को खुद ही एडिट करवाते हैं बैठ के। अच्छा। म्यूजिक खुद ही करवाते हैं। उनके 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 मूवीज का जो आप अगर सॉन्ग्स देखिएगा तो आपको एक क्लासिकनेस दिखेगा उसमें। क्यों? क्योंकि वो खुद भी एक बहुत बढ़िया म्यूजिशियन है। संजय लीला भंसाली सर एक बहुत बढ़िया म्यूजिशियन है, एक बहुत बढ़िया DOP है वो, और एक बहुत बढ़िया एडिटर है। यही चार चीज मिलके उनको एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर बनाता है। तो एक डायरेक्टर को इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, निचले स्तर का स्किल आपको पता नहीं है, तो कल को आपको कुछ इम्प्लीमेंट करना है, कुछ नया एड ऑन करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको बेस पता होगा तभी तो आप ऊपर बेस मजबूत रखेंगे, तभी तो ऊपर कुछ अच्छा बिल्डअप कर पाएंगे ना। तो वही बात है कि एक अच्छा डायरेक्टर हमेशा एक अच्छा एडिटर, एक अच्छा सिनेमेटोग्राफर होता है। तो मेरे केस में भी वही है कि डायरेक्शन से पहले मैं एडिट करता था, और एडिट मैंने बताया जैसे कि मेरे को सीखना बहुत पसंद है। मैंने एडिटिंग सीखा, मैंने म्यूजिक भी सीखा थोड़ा बहुत, मैंने फिर सिनेमेटोग्राफी सीखी, तब जाके मैं आज डायरेक्शन में अपना इनपुट दे पाता हूँ। तो किसी भी डायरेक्टर के लिए ये चीज़ें बेसिक होती हैं, उनको जानना चाहिए।
आप एडिट किस सॉफ्टवेयर पे करते हैं? मैं पहले आज से 4-5 साल पहले तक प्रीमियर प्रो यूज करता था, बट 3-4 साल से मैं दाविंची पे शिफ्ट हो गया हूँ। बहुत प्यारा सॉफ्टवेयर है, बहुत यूजर फ्रेंडली है और मेरा काफी टाइम बचता है एक्चुअली दाविंची पे, और उसमें कलर्स भी कर पाता हूँ उसमें। एआई से आपको कितना हेल्प मिल पाता है? कभी कभी क्या होता था कि किसी टाइम पे शॉट मिस हो जाते थे, कभी कुछ जो चाहिए वो नहीं मिल पाता था, तो इस टाइम पे वो मेरे पास लिमिटेशन खत्म हो चुकी है। तो इससे मेरा बहुत फायदा होता है। अगर मेरे को एक शॉट चाहिए, ड्रोन शॉट, और वहाँ पे ना पब्लिक अलाउ नहीं कर रही, या वहाँ का जो डिफेंस या वहाँ की जो प्रशासन है वो अलाउ नहीं कर रही है उस चीज़ को कि आप ड्रोन नहीं यहाँ पे फ्लाई कर सकते, तो उस चीज़ को मैं आज एआई से बना देता हूँ और वो पता भी नहीं लगता। अच्छा, तो ये हाँ, मेरे ये तो लिए है। तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन खुल गया कि मेरे को लिमिटेशन खत्म हो गई मेरी, कि मेरे पास अगर कुछ भी है, मेरे को जो भी बनाना है मैं बना सकता हूँ। तो एआई के आने से मेरे को ये फायदा तो हुआ है कि मैं जो भी बनाना चाहता हूँ, जो भी विजुअलाइज करता हूँ, मैं उसको उतार लेता हूँ एआई के थ्रू। और एआई आजकल इतना एडवांस हो गया है कि वो दे देता है बहुत बढ़िया क्वालिटी, बहुत बढ़िया विजुअल दे देता है वो। तो मेरे लिए तो फायदा का है सौदा ये। अभी बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि एआई लोगों का जॉब खा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं नहीं मानता इस चीज को, क्योंकि जब कंप्यूटर आया था इंडस्ट्री में, तो लोग बोलते थे कि कंप्यूटर जॉब खाएगा, बंदों की कैपेबिलिटी उस कंप्यूटर की ज़्यादा होती है बंदों की कैपेबिलिटी से, तो वो जॉब खाएगा। बट ऐसा नहीं है, आपको कंप्यूटर के साथ खुद ही इम्प्लीमेंट करना है। कंप्यूटर चलाएगा भी तो इंसान ना। इंसान ही चलाएगा। आज एआई आया, इंसान ही एआई चला रहा है, एआई को यूज कर रहा है, बस उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। बट जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ती है तो आपका डिमांड भी बढ़ जाता है। एआई किसी की जॉब नहीं खाने वाला, ये थोड़ा सा अप डाउन आएगा, वो पहले भी आता था। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आता है किसी कंट्री में तो ऑब्वियसली ले ऑफ होता है, बंदों का जॉब जाता है। बट इसको आप इस तरह से अगर देखिएगा कि एआई आने से बंदों के जॉब जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एआई आने से बंदों को जॉब मिल भी तो रहे हैं। वो डेटा सेंटर में मेंटेनेंस लगता है, उस पर बंदे जा रहे हैं। किसी का ले ऑफ हो रहा है तो कोई जॉब ज्वाइन भी तो कर रहा है, किसी की ज्वाइनिंग भी तो हो रही है। तो ये तो साइकिल है, ये चलता ही रहेगा। टेक्नोलॉजी आने से थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, पर टाइम के साथ सब बैलेंस हो जाता है। हर बंदा अपने जीने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। हमारा एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और इस सवाल को मैंने बचा के रखा था ताकि मैं इसे एंड में बड़े आराम से पूछ सकूं बिल्कुल। और इस पर बात कर सकूं। हमने शुरू में बात किया भोजपुरी पे, भोजपुरी भाषा पे, भोजपुरी गानों पे। मैं आपके बारे में जब देख रहा था, जान रहा था, कुछ चीज़ों को पढ़ रहा था, तो मुझे एक गाना मिला उसमें, भगवान करस कुछ गाना था। वो गाना था भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का। जी। और मैं जानना चाहता हूँ, और वो एक ही गाना मुझे मिला भोजपुरी का जो बड़े स्टार का आपने किया। उसके बाद मुझे और कुछ नहीं मिला, मैंने बहुत ही खंगाला ढूंढा। उसके बाद दूसरा आपका कुछ मुझे देखने नहीं मिला, पवन सिंह या फिर खेसारी या फिर किसी और बड़े स्टार का। तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, और उसके बाद आपका कुछ दूसरा प्रोजेक्ट पवन सिंह के संग क्यों नहीं आया? एक्सपीरियंस तो मेरा ऐसा बुरा नहीं था उनके साथ में। एक्चुअली मेरे एक सीनियर है विवांशु तिवारी, भोजपुरी के एक काफ़ी नोन डायरेक्टर हैं। पवन सिंह, खेसारी लाल, और पता नहीं, मेरे को तो इतने नाम भी नहीं पता भोजपुरी एक्टर सिंगर्स के। तो उनके साथ वो करते हैं एक्चुअली काम। तो उनको, विवांशु भैया को मेरा काम बहुत पसंद आता है ना। उनको पता है कि सागर अच्छा डायरेक्शन करता है, अच्छा वीएफएक्स करता है, एडिटिंग भी अच्छा करता है। तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया था कि सागर, मेरे को ना पवन भैया का ऐसा एक गाना करना है, तो तुमको आना पड़ेगा। तो मैं उस टाइम पे बॉम्बे रहता था। अच्छा। तो मैंने फ्लाइट करी बॉम्बे से लखनऊ की। पवन भैया उस टाइम पे लखनऊ में ही रहते थे। मैं उनके फ्लैट पे गया, वही मेरा स्टे था 3-4 दिन का, जब तक काम करना था। तो एक्चुअली शूट हो चुकी थी, जो गाना है वो शूट हो चुका था। उसमें वीएफएक्स में कमी रह रही थी, कोई करने को तैयार नहीं हो रहा था, और मैंने क्लिप देखा नहीं था कि उसमें क्या वीएफएक्स का काम है। एक्चुअली मेरे को वीएफएक्स के लिए ही बुलाया था मेनली, एडिटिंग और वीएफएक्स के लिए बुलाया था मेरे को। तो सब कुछ तो बहुत बढ़िया हो गया, बट मेरे को ये चीज़ थोड़ा जो उनका प्री प्लानिंग था ना वीएफएक्स के शूट को लेके। एक्चुअली जो वीएफएक्स का शूट होता है ना, वो बहुत प्री प्लानिंग के साथ होता है। कि अगर आपको यहाँ पे ये डालना है, आपको पहले से पता होगा कि यहाँ पे किस साइज का कौन सा प्रॉप डलेगा, या कौन सा फोटो फ्रेम डलेगा, या कुछ भी जो भी आप डालना चाह रहे हो सब्जेक्ट फ्रेम में, आपको पहले से उसका 100% मेजरमेंट, 100% सब कुछ उसका क्लियर होना चाहिए माइंड में। प्लानिंग पूरी होनी चाहिए। बट वहाँ पे ऐसा नहीं था। वहाँ पे जस्ट रैंडम चीज़ें रख दी गई थी,
और उनको ऐसा लगता था कि वो पोस्ट में जाके वो वापस फिक्स हो जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल है। वो फ्रेम बाय फ्रेम ट्रैक करना पड़ता है, वीएफएक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो मेरे को ये चीज़ उतनी अच्छी नहीं लगी। फिर मेरे पे पूरा वो डाल दिया गया कि भाई इसको करके दिखाओ, इसको फिक्स करते हैं। मैंने कर दिया, ऐसा नहीं है मैंने नहीं किया, बट उसमें टाइम लगा और इस चीज़ को उनको समझने में थोड़ा टाइम लगा कि इस चीज़ में टाइम लगता है। तो पवन भैया के साथ तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही था, बट बाकी उनका बजट नहीं होता। कोई बंदा वीएफएक्स अपने में करवाना चाहता है तो थोड़ा बजट उसको हाई रखना पड़ता है, और भोजपुरी में इस टाइम पे हाई बजट इतना होता नहीं है उनका प्रोडक्शन का। तो वो ज़्यादातर जो पैसे खर्च करते हैं वो प्रोडक्शन पे खर्च करते हैं, बट वीएफएक्स और पोस्ट प्रोडक्शन पे नहीं करते इतना पैसे खर्च। इस मामले से भी मेरे को थोड़ा सा वो हुआ कि इनके साथ काम करके इतना फ़ायदा है नहीं। और कंटेंट, दूसरी बात, कंटेंट ऐसा, आप पवन सिंह के बहुत सारे ऐसे गाने जो अच्छे हैं, बहुत सारे बुरे भी हैं, जैसे कि बहुत सारे अश्लील गाने हैं पवन सिंह के। बट ये जो गाना है, ये भगवान करस, ये एक सैड रोमांटिक गाना है, ठीक है। तो इसमें अश्लीलता बिल्कुल भी नहीं थी, तभी मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ भी बोला। और कभी इन फ्यूचर ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करूँगा, ऑब्वियसली काम करूँगा उनके साथ में। अगर मेरे को मौका मिलता है, एक अच्छा गाना मिलता है करने को, तो मैं 100% डायरेक्शन और चाहे वीएफएक्स का काम हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बट अभी के लिए ऐसा है कि उनका बजट मैच नहीं करता, और वीएफएक्स के लिए वहाँ पे बंदे वैसे हैं नहीं, क्योंकि उनके लिए माइंडसेट और उनका जो थिंकिंग विजुअलाइजेशन है वो उस लेवल पे है नहीं कि उनको नीड हो। उनका काम नॉर्मल वीडियो से चल जाता है, तो वो चला रहे हैं काम। चला रहे हैं। हाँ। तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, आपको उसका बस छोटा सा आंसर देना है। ओके, कैमरा या मोबाइल? कैमरा। बॉलीवुड या भोजपुरी? बॉलीवुड। हॉलीवुड या बॉलीवुड? हॉलीवुड। चाय या कॉफ़ी? कॉफी। 85 लेंस या फिर 50? 50। सोनी FX3 या फिर रेड? FX3। रेड नहीं? मैं कॉम्पैटिबिलिटी के साथ जाना चाहूँगा, तो मेरे को FX3 चलेगा। गिम्बल या हैंडी? गिम्बल। रियल लोकेशन या फिर सेट? रियल लोकेशन। कैमरे के पीछे या कैमरे के सामने रहना पसंद है? कैमरे के पीछे। सामने नहीं। दैट इज वाई ये मेरा पहला पॉडकास्ट है अभी तक का। सफलता या संतुष्टि? संतुष्टि। पैसा या पैशन? पैशन। रिस्क या फिर फेम गेम? रिस्क। नाम या काम? काम। किस्मत या संघर्ष? संघर्ष, क्योंकि किस्मत मेरी इतनी अच्छी रही नहीं है अब तक, जो मिला है संघर्ष से ही मिला है। रोमांटिक सॉन्ग या फिर पार्टी सॉन्ग? रोमांटिक। बड़े स्टार या न्यू टैलेंट? न्यू टैलेंट। कलरफुल फ्रेम या फिर डार्क सिनेमा? डार्क सिनेमा। एक शब्द में अपने काम को बताएं। अगर एक वर्ड में मैं अपने काम को बताऊं तो मैं जाना चाहूँगा स्टोरी टेलिंग के साथ, क्योंकि ये सारा गेम स्टोरी टेलिंग का ही है। तो सागर जी, बहुत ही अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। इसी के संग हम आपसे अब अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो आपसे मच। मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेंगी, और इसी तरह आप अपने काम को और भी ऊपर लेके जाएं, और हम चाहते हैं आपसे लोग सीखे समझे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं आप, और आपने बहुत रिसर्च करके आप मेरे बारे में सवाल पूछा, बहुत अच्छा लगा मेरे को उस टाइम ऑब्वियसली। तो इस चीज़ को भी बहुत अलग लेवल पे देखता हूँ मैं। तो हम मिलते रहेंगे आपसे, बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट आप सभी को? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर हमसे कुछ छूट गया हो, कुछ अगर खामियां रह गई हो, कमेंट में बताएं और हमें राय दें कि हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पॉडकास्ट को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में किसी और अच्छे गेस्ट के साथ। धन्यवाद।